now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी यानी कन्वेंशनल सोर्स क्या क्या है हमारे पास अवेलेबल है एनर्जी के। तो सबसे पहले उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। देखो, इन एंशियंट टाइम्स वुड वाज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। पुराने समय में क्या होता था कि जो लकड़ी थी सबसे एक आम सोर्स था हीट एनर्जी के लिए। हर काम में लकड़ी का ही यूज़ होता था। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वाज ऑल्सो यूज्ड फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़। तो जो फ्लोइंग वाटर की एनर्जी है, फ्लोइंग वाटर में कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी जो वाटर की है, और जो हवा की काइनेटिक एनर्जी है उसको भी हम कुछ लिमिट तक यूज़ करते थे। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस? द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पॉसिबल। तो हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है वो हमने कोल, जो कोयला है वो उसको यूज़ किया है। इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स बहुत सारी फैक्ट्रियाँ खुल गई हैं और उसमें कोल का यूज़ हुआ है, तो उससे जो है हमारी जो लाइफ है वो बेटर हो गई है। इट हैज़ ऑल्सो caused the global demand of energy to grow at tremendous rate. The growing demand of energy was largely met by the fossil fuels. यानी जैसे हमारी पॉपुलेशन तो है लगातार बढ़ रही है, तो एनर्जी की भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो उसने सबसे ज़्यादा कौन हमारी डिमांड पूरी कर रहा है? जो फॉसिल फ्यूल्स है वो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी की डिमांड को कंप्लीट कर रहे हैं। कोल एंड पेट्रोलियम, कोयल और पेट्रोलियम जो है। आवर टेक्नोलॉजीज वर ऑल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज, but these fuels were formed over million of years ago and there are only limited reserves. और हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी फैक्ट्रियोज़ में जो टेक्नोलॉजी हैं जो कोल को यूज़ करने की, वो भी डेवलप हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जो फ्यूल बने थे, जो ये कोल पेट्रोलियम बने थे, ये मिलियन ऑफ ईयर्स पहले बने थे और इनके जो सोर्स है वो लिमिटेड अमाउंट में है, यानी वो ख़त्म हो रहे हैं। द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सके। ये एक बार बन चुके हैं, मिलियंस ईयर्स पहले ये बने थे, लेकिन अब जो पॉपुलेशन बढ़ने से इनकी जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, तो ये इनको हम नया नहीं बना सकते। सो वी नीड टू कंजर्व दैम। तो उनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, उनको संभाल के रखने की ज़रूरत है। इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दिस सोर्स एट सच अलार्मिंग रेट्स वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी। अगर इसी रेट से हम इनको यूज़ करने में लगे रहे और इनको बचाएंगे नहीं तो क्या होगा? हमारी जो ये एनर्जीज के सोर्स हैं ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड, बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। यानी हमें कुछ अल्टरनेट ढूंढने की आवश्यकता है, कोयल के अलावा कोई और सोर्स ढूंढने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा काम है वो किससे हो रहा है? फॉसिल फ्यूल्स की हेल्प से ही हो रहा है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल हैज़ अदर डिसएडवांटेज टू। जो फॉसिल फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो उसकी हमें जो एडवांटेज तो मिलती ही हैं साथ में, लेकिन उनके डिसएडवांटेज भी हैं। वी लर्न इन क्लास 9th अबाउट एयर पोल्यूशन कोज्ड बाय बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि जब बर्निंग करते हैं कोल की, पेट्रोलियम की, तो क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है, धुआं निकलता है, गैसेज निकलती हैं। द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स। यानी जब इन फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो क्या क्या निकलता है? कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स निकलते हैं। ऑक्साइड्स मीन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैसेज निकलती हैं। दिस लीड टू द एसिड रेन विच अफेक्ट आवर वाटर एंड सॉइल रिसोर्सिस। ये जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर के, नाइट्रोजन के, वो जो रेन का वाटर है उसके साथ रिएक्ट करके एसिड्स बनाती हैं, और जो रेन है, फिर जब वो रेन की फॉर्म में वो एसिडिक रेन आती है तो वो क्या करेगी? हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारी जो धरोहर है, जैसे ताजमहल है, ताजमहल जो है एसिडिक रेन की वजह से वाइट था पहले, अब वो धीरे धीरे येलोइश होता जा रहा है। इन एडिशन टू द पेट्रोल प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन, रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। एक क्या हो रहा है इससे डिसएडवांटेज कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है और साथ में ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है। उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है? जो गैसेज निकल रही है ना, तो वो ये जो एनवायरनमेंट है उसको ट्रैप करके रखता है, उन गैसेज को बाहर नहीं जाने देता। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जो हमें नुकसान हो रहा है। क्लियर है? द पोल्यूशन कॉज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स
can be somewhat reduced by increasing the efficiency of combustion process and using various techniques to reduce the escape of harmful gases and ashes into the surrounding। यानी जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है। अगर हम उसमें जो स्मोक निकल रहा है उसको ट्रैप कर ले, उसको एनवायरनमेंट में कम जाने दे। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पस इन गैस स्टोव्स एंड व्हीकल्स। डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब तक हमने जो स्टोव्स, व्हीकल्स में डीजल पेट्रोल की फॉर्म में तो इसको देख ही लिया है, मिट्टी का तेल डालते हैं स्टोव्स में, इन फॉर्म के बारे में तो हमने पढ़ा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का वो कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हो रहा है। Let us produce some electricity at our own small plant in the class and see what goes into producing our favorite form of energy। तो हम एक छोटा सा यहाँ पे एक्टिविटी करके देखेंगे तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे जनरेट होती है। तो इस एक्टिविटी में देखो क्या है, यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो टरबाइन बनाई है इसको टरबाइन बोलते हैं। टेनिस बॉल फिटेड विद मेटल शीट्स। कैसे बनाई है, एक टेनिस बॉल ले ली, उसके अंदर हमने 3 स्लिट्स बनाई ब्लेड की हेल्प से, और इसमें हमने ये मेटल के 3 पीस डाल दिए, एक फैन की फॉर्म में बना दिया। यहाँ पे जनरेटर लगा हुआ है, इसको डायनेमो भी बोलते हैं, और यहाँ पे हमने इसके साथ सीरीज में एक बल्ब लगा रखा है। क्लियर है। तो क्या होगा जब इसमें ये जो प्रेशर कुकर है इसमें मान लो हम इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है, पानी डाल रखा है हमने इसमें, तो यहाँ जो स्टीम निकलेगी प्रेशर के साथ स्टीम बाहर आएगी, और वो जो स्टीम है उसके प्रेशर की वजह से जो ये टरबाइन है ये रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट करेगी तो जो ये एसी जनरेटर है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और जिसकी वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। क्लियर है। दिस इज आवर टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। द सिंपलेस्ट टरबाइन हैव वन मूविंग पार्ट, ए रोटर ब्लेड असेंबली। यानी जो ये टरबाइन है ये सिंपलेस्ट मेथड है बनाने का, इससे और अच्छी भी टरबाइन हम बना सकते हैं। तो द मूविंग फ्लूइड एक्ट द ब्लेड टू स्पिन दैम एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। जो ये मूविंग ब्लेड है ये रोटेट करेगा, ठीक है, किसकी हेल्प से, यहाँ स्टीम के प्रेशर की वजह से ये रोटेट करेगा। Thus we see that basically we need to move the fan, the rotor blade with speed which turn the shaft of dynamo and convert the mechanical energy into electrical energy। ये जो मैंने अभी बताया था। The form of energy which has become a necessity is today's scenario। मतलब सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रही है ये फॉर्म है, इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म यूज़ हो रही है। The various ways in which this can be done depend upon availability of source। We will see how various sources of energy can be in harnessed to run the turbine and generate electricity in the following section। आगे हम पढ़ेंगे कि जो एनर्जी है उसको हम डिफरेंट सोर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टरबाइन को रन करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है थर्मल पावर प्लांट। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है ये पढ़ेंगे हम इस बारे में। लार्ज अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड एवरी डे इन पावर स्टेशन टू हीट अप वाटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच फर्दर रन द टरबाइन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है, और उसकी वजह से जो क्या करते हैं उसको बर्न करके हम वाटर को गर्म करने में यूज़ करते हैं। जो पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, स्टीम निकलेगी, और वो स्टीम किसको रोटेट करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ मोर एफिशिएंट देन ट्रांसपोर्टिंग कोल और पेट्रोलियम ओवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो इसमें जो हमें बेनिफिट किसमें मिल रहा है, हमें एक तो हम कोल या पेट्रोलियम को जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएं, ठीक है, और उतनी ही डिस्टेंस में हमें जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन करनी पड़े तो जो हमें ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है वो हमें ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, क्लियर हुआ ना ये पॉइंट। देयरफॉर मैनी थर्मल पावर प्लांट्स आर सेटअप नियर कोल और ऑयल फील्ड। इसलिए थर्मल प्लांट्स को कहाँ पे सेट किया गया है, जहाँ पे कोल या ऑयल के जहाँ पे भंडार है वहाँ पे ही इसको सेट किया है। अगर दूर करेंगे तो वहाँ पे कोल और पेट्रोलियम को लेके जाना पड़ेगा, तो उसमें कॉस्ट लगेगी, तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। द टर्म थर्मल पावर प्लांट इज यूज्ड सिंस फ्यूल इज बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी। थर्मल पावर प्लांट का नाम थर्मल पावर प्लांट क्यों है, क्योंकि थर्मल मीन्स क्या होता है, हीट होता है, और वहाँ पे हम हीट एनर्जी को ही जनरेट करते हैं, हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इसलिए इसका नाम थर्मल पावर प्लांट है। क्लियर है। नेक्स्ट, हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स में देखो, अनदर ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वाज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट ए हाइट। यानी एक ट्रेडिशनल सोर्स में हमने पढ़ लिया थर्मल पावर प्लांट में, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं। अब इस मेथड में क्या करते हैं, पानी की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं, या फिर उसकी एक बहुत हाइट पे
पानी को इकट्ठा करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या होता है, जो किसी मतलब हाइट पे जो है पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ ऊंचाई से उसको गिराएंगे, किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर गिराएंगे, तो टरबाइन रोटेट करेगी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। सिंस देयर आर वेरी फ्यू वाटरफॉल्स विच कुड बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाइड्रो पावर प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद डैम्स। जो हाइड्रो पावर प्लांट है उनको हमने डैम्स के साथ एसोसिएट कर रखा है। क्लियर। इन द लास्ट सेंचुरी अ लार्ज नंबर ऑफ डैम्स वर बिल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी पिछले दशक में बहुत सारे ऐसे डैम्स बने हुए हैं जिनको हाइड्रो पावर प्लांट्स के साथ हमने कनेक्ट किया था। एज वी कैन सी फ्रॉम फिगर अ क्वार्टर ऑफ आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज मेट बाय हाइड्रो पावर प्लांट्स। यानी जो बहुत ज़्यादा एनर्जी है उसका जो 1/4 पार्ट है वो हमें हाइड्रो पावर प्लांट से मिलता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, उसके बाद जो नेक्स्ट आगे चैप्टर है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके जी। हेलो बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड टॉपिक है। तो इसमें देखो ये हाइड्रो पावर प्लांट्स का ही ये मैप दिखा रखा है। इसमें क्या है, देखो यहाँ पे रिजर्वोयर मीन्स यहाँ पे हमने पानी को कलेक्ट किया हुआ है, काफ़ी हाइट पे पानी को कलेक्ट करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये पावर हाउस और जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे टरबाइन है नीचे, ठीक है, टरबाइन। और आगे फिर ये जो पानी है टरबाइन के, ये टरबाइन को रोटेट करके आगे कहाँ जाएगा, इसको हमने रिवर के साथ कनेक्ट कर रखा है ताकि जो बाकी जो पानी है यहाँ से निकलेगा वो रिवर में चला जाए। और पावर हाई से जो है पावर लाइन्स निकल रही हैं। तो बहुत हाइट से पानी अगर गिरेगा टरबाइन के ऊपर तो क्या होगा, टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन रोटेट करेगी तो ये जनरेटर की जो कोयल है वो रोटेट करेगी। अब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। यहाँ से रीड कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हाई राइज डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रिवर टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ वाटर एंड देर बाई कलेक्ट वाटर इन लार्ज रिजर्वोयर। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो डैम्स बना लेते हैं जहाँ पे हमने पानी को इकट्ठा कर रखा है। द वाटर लेवल राइजेज इन द प्रोसेस, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो जो अगर हाइट पे हम किसी, जैसे हाइट पे क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक बॉल अगर हाइट पे हम उसको फेंकते हैं तो जब वो किसी हाइट पे होती है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। ऐसे ही सेम जो वाटर है उसको अगर हम हाइट पे किसी लेवल पे इकट्ठा करेंगे तो क्या होगा, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। यानी जो फ्लो की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो थी वाटर की वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। द वाटर फ्रॉम हाई लेवल इन द डैम इज कैरिड थ्रू पाइप्स। तो जो हाई लेवल, जो द वाटर फ्रॉम हाई लेवल इन द डैम इज कैरिड थ्रू पाइप्स, मतलब कहाँ कैसे लाया जाता है पानी को, हाइट पे कहाँ से लाया जाता है, उसको पाइप के थ्रू लाया जाता है टू द टरबाइन तक पाइप से लाया जाता है। एट द बॉटम ऑफ द डैम since the water in the reservoir would be refilled each time it rains, हाइड्रो पावर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो इससे ये भी एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसको तो हम बार बार पानी को तो यूज़ कर सकते हैं। ये तो है नहीं कि ये ख़त्म हो गया पानी तो डैम में स्टोर कर दो फिर इसको दोबारा से यूज़ कर लो। वी वुड नॉट हैव टू वरी अबाउट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी सोर्सेज गेटिंग यूज्ड अप द वे फॉसिल फ्यूल्स वुड गेट फिनिश्ड वन डे। यानी सेम ही बात कही है कि जैसे फॉसिल फ्यूल्स का तो हमें ये है कि उनकी तो लिमिटेड अमाउंट है, वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वाटर को तो हम स्टोर करके रख सकते हैं और उसका बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स हैव सर्टेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इट। अब देखो चलो ये हमें बेनिफिट मिल रहा है, डैम्स हमने बना दिए, पानी कलेक्ट कर लिया और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा ली, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी है। द डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड ओनली इन लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेस, यानी जो पर्टिकुलर जगह पे ही ये इनको हम बनाए जा सकते हैं। ये नहीं है कि कहीं भी इनको हम कंस्ट्रक्ट कर ले और हमें बेनिफिट होगा। जहाँ पे जैसे हिली एरियाज़ में बनाते हैं, जहाँ पे ऊंचाई की जगह हो, ऊंचाई पे बनाए जाएंगे। लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड ह्यूमन हैबिटेशन आर टू बी सेक्रीफाइस्ड, जहाँ पे बनाएंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी, तो जहाँ पे जो खेती करते हैं लोग, जहाँ पे रहते हैं, तो वो जगह उनको वहाँ पे बनानी पड़ेगी, तो उन लोगों को वहाँ से जो है जाना पड़ेगा। लार्ज इकोसिस्टम आर डिस्ट्रॉयड व्हेन सबमर्ज्ड अंडर द वाटर इन डैम्स। तो जैसे इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, जो वहाँ पे पानी में जो जानवर रहते हैं उनको भी दिक्कत होगी। द वेजिटेशन which is submerged rot under anaerobic condition and give rise to large amount of methane which is also a greenhouse gas।
तो देखो क्या होगा, जहाँ पे हम पानी को डैम में इकट्ठा कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वहाँ पे तो एयर की कमी हो जाएगी, पानी एक जगह पड़ा रहेगा तो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस हो जाएंगे। एनारोबिक कंडीशन मीन्स वहाँ पे एयर की कमी हो जाएगी। तो वहाँ पे जो वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेशन मीन्स क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे जो जीव जंतु रहते हैं या जो वनस्पतियाँ वहाँ पे है वो क्या होगी, उसके अंदर खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी वहाँ पे पड़ी पड़ी। और जब वो डिकम्पोजिशन होगा उनका तो क्या होगा, मीथेन गैस निकलेगी। और मीथेन गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और वो जो मीथेन गैस है वो तो फिर हमारे लिए भी हानिकारक है, लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। अपोजिशन टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरी डैम ऑन द रिवर गंगा एंड सरदार सरोवर प्रोजेक्ट ऑन द रिवर नर्मदा ड्यू टू सच प्रॉब्लम। तो इस वजह से जो ये टेहरी डैम है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, इन पे क्या हुआ था, ये मतलब यहाँ पे जो हमें इनका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, उनको अपोज किया था लोगों ने, क्योंकि वहाँ से फिर लोगों को जाना पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मीथेन गैस निकलेगी। क्लियर है? हाँ बताओ, क्लियर है ना यहाँ तक? अब चलो नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जो टेक्नोलॉजीज हम अब तक यूज़ कर रहे थे इनको सोर्स को यूज़ करने की, तो उसमें इम्प्रूवमेंट्स कैसे कैसे की जा सकती हैं। फर्स्ट है हमारा बायोमास। We mentioned earlier that wood has been used as a fuel for long time. It can ensure that enough trees are planted. A continuous supply of firewood can be assured. लकड़ी का तो हम जो है बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। You must also be familiar with the use of cow dung cakes as a fuel. हमें जैसे गांव में क्या करते हैं, गोबर के, जो गाय का गोबर होता है उसके उपले बनाते हैं, उसको फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। गिवन द लार्ज लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी गांव की जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा किस पे डिपेंड होती है फ्यूल के लिए, काउ डंग केक्स पे, जो उपले होते हैं उन पे डिपेंड करती है। सिंस कैन ऑल्सो अश्योर एज ए स्टेडी सोर्स ऑफ फ्यूल। सिंस दीज फ्यूल्स आर प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट, द सोर्स ऑफ दीज फ्यूल्स इज सेड टू बी बायोमास। तो जो ये हमें जो मिल रहे हैं, हमें ये जो एडवांटेज मिल रहे हैं, यानी जो मिलते कहाँ से हैं, प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। तो इनका जो हमें कॉमन दोनों का एक नाम रख दिया, इसका एक बायोमास नाम दे रखा है, प्लांट्स के लिए बायो और एनिमल्स के लिए मास। दीज फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग एंड लॉट ऑफ स्मोक इज गिवन आउट व्हेन दे आर बर्न्ड। जब ये जो फ्यूल है ये जब जलते हैं तो ज़्यादा हीट नहीं देते बढ़ने पे, और बल्कि स्मोक ज़्यादा देते हैं, धुआं ज़्यादा उठता है जब इनको हम जलाते हैं। देयरफॉर टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ दीज फ्यूल्स आर नेसेसरी। यानी इनको जलाने के लिए अगर हम थोड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो इनका एडवांटेज लिया जा सकता है। When wood is burnt in a limited supply of oxygen, water and volatile material present in it get removed and charcoal is left behind as the residue। यानी जब लकड़ी को कम से कम ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ अगर हम जलाएंगे तो उसमें से जो पानी है और जो दूसरे वोलेटाइल सब्सटेंस है, उस वोलेटाइल मीन्स जो जल्दी उड़ जाते हैं, तो वो क्या होंगे, वो उड़ जाएंगे, और जो बचेगा उसको हम बोलते हैं चारकोल, यानी लकड़ी का कोयला जिसको बोलते हैं, चारकोल बचेगा, और वो जो है एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। चारकोल बर्न्स विदाउट फ्लेम्स, इट कंपैरेटिवली स्मोकलेस एंड हायर हीट जनरेशन एफिशिएंसी। जब चारकोल बर्न होता है तो उस बहुत ही कम स्मोक छोड़ता है ये, और जो इसकी जो हीट जनरेशन एफिशिएंसी है वो भी ज़्यादा है, यानी हीट ज़्यादा देगा, स्मोक कम देगा, एयर पोल्यूशन भी कम होगा। उसके बाद जो सिमिलरली काउ डंग केक्स वेरियस प्लांट्स एंड मटेरियल्स लाइक रेजिड्यू आफ्टर harvesting the crops, vegetable waste and sewage are decomposed in the absence of oxygen to give biomass। तो जो काउ डंग है, गाय का गोबर है, और जो प्लांट्स के जो वेस्ट निकलते हैं, जैसे पत्ते वहाँ से गिर जाते हैं, जो हमारी जो फसल है काटने के बाद जो बच जाती है, जो रसोई में से सब्जियाँ के छिलके जो निकलते हैं, और जो सीवेज होता है, और जब वो डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी अगर उनको हमें गड्ढे के अंदर दबा दें तो वो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहाँ पे, और क्या होगा, वहाँ पे जो ऐसे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है जो एनारोबिक कंडीशन में रह सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, उसको डिकम्पोज कर देंगे, और उसकी वजह से गैस बनेगी जिसको बायोगैस बोलते हैं। सिंस द स्टार्टिंग मटेरियल इज़ मेनली काउ डंग, तो सबसे मतलब शुरू कहाँ से, हमने शुरुआत कहाँ से की थी, काउ डंग से, तो इट इज़ पॉपुलरली नोन एज गोबर गैस। काउ डंग से जो गैस बायोगैस निकलती है उसको गोबर गैस भी बोलते हैं। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट। अब जो बायोगैस प्लांट होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका। तो बायोगैस प्लांट का देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक टैंक होता है, ठीक है, ज़मीन में इसको बनाते हैं। ये टैंक है, इसमें जो हमारे पास जो गोबर इकट्ठा होता है ना, तो उसको इसमें डाल देते हैं, और साथ में इसके अंदर क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, गोबर और पानी इसके अंदर हम डाल देते हैं, जिसको हम सलरी बोलते हैं।
क्लियर है। और उसके बाद ये सैलरी कहाँ पे जाती है, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। इस डाइजेस्टर की जो शेप है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। डोम लाइक मीन्स जैसे गुम्बद, जैसे गुरुद्वारे की शेप होती है ना ऊपर से डोम लाइक, गुम्बद के आकार की, ऐसा ही इस तरह का ये डाइजेस्टर होता है। तो यहाँ से जो सैलरी है वो यहाँ पे इस डाइजेस्टर के अंदर आती है। यहाँ से ये डिकम्पोज होके जो इसमें से जो गैस बनेगी, जिसके जो ऊपर वाले पार्ट में है यहाँ पे गैस बनेगी, ठीक है। और इस गैस को हम निकालने के लिए यहाँ पे पाइप लगी हुई है, आउटलेट, गैस आउटलेट। यहाँ से गैस को निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं आगे पाइप के थ्रू। अब यहाँ पे गैस निकलने के बाद यहाँ पे जो डिकम्पोज होने के बाद जो मटेरियल बचेगा उसको हम एक अच्छी खाद की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इस खाद को हम इस टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो जो बायोगैस निकलती है इसको हमें थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो 75% है वो मीथेन गैस होती है। और मीथेन गैस जो है हमारे लिए थोड़ी सी जो हानिकारक है। इससे अगर मतलब ये कोई आदमी जैसे किसी अगर मीथेन की इसमें चपेट में आ जाए तो क्या होगा, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना चाहिए। वैसे जो बायोमास है वो हमारा एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब इसको हम बहुत रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसके जो भंडार है वो ख़त्म तो हो नहीं सकते। ये तो हमें जानवरों से मिलता है, तो जानवरों को बचा के रखेंगे तो हमें वहाँ से ही हमें जो गोबर मिलता है, बायोमास मिलता है। तो जो बायोमास है हमारे लिए एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। And press the bell icon. Never miss an update.